आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सदी के एक महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग, वो साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक जिनकी आइंस्टाइन से भी नहीं बनी। लेकिन दोस्तों, हाइजेनबर्ग का काम बहुत बड़ा है। आप सबने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। जिसने साइंस ली है उसका तो हाइजेनबर्ग ने पीछा ही नहीं छोड़ा है। 11th में दोस्तों, सीबीएसई में 11th से ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड में तो वो 10वीं से चालू हो जाता है। ठीक है, जो होम बोर्ड्स होते हैं। तो हाइजेनबर्ग का काम बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को जन्म दिया। इनकी थ्योरी क्वांटम फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वांटम फिजिक्स निकली, यहीं से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आया। ठीक है ना। स्क्रोडिंगर के साथ हाइजेनबर्ग बहुत ही ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारे पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए। लेकिन हाईली कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट रहे हैं। विवाद बहुत हुआ इनके ऊपर। हाइजेनबर्ग को यह बोला जाता है कि इन्होंने हिटलर का साथ दिया। ये कंट्रोवर्सी आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है, और ये सच भी है। भैया, जब 1939 में एटम बॉम्ब बनाने के लिए हिटलर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जर्मनी में, तो हाइजेनबर्ग ही तो उसको लीड कर रहे थे। हाइजेनबर्ग को बकायदा बुलाया गया था क्योंकि नोबेल प्राइज जीत चुके थे क्वांटम फिजिक्स के लिए। इनको नोबेल प्राइज मिला 1933 में, और इनको बुलाया फिर और बोला कि आप एटम बॉम्ब बनाओ। और हाइजेनबर्ग बॉम्ब बना नहीं पाए। अगर इन्होंने एटम बॉम्ब पहले बना लिया होता, वेपन वॉर्स की अगर बात करें, तो इधर अमेरिका के ओपेनहाइमर लगे हुए थे और इधर हाइजेनबर्ग लगे हुए थे। थोड़ी फंडिंग नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हाइजेनबर्ग को ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। अगर हाइजेनबर्ग ने न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बना लिया होता तो समझ लीजिए सफाया हो गया होता पूरी दुनिया का। कितना विनाश होता, हिटलर क्या क्या करता, आप सोच भी नहीं सकते। तो हाइजेनबर्ग की कहानी कमाल की तो है, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है। तो आज हम हाइजेनबर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरन्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है दोस्तों, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ऐप आ गया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हमने यूपीएससी के लिए स्मार्ट कोर्सेज निकाले हैं। ईपीएफओ का कोर्स भी अवेलेबल हो गया है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो अगर हाइजेनबर्ग की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 5 दिसंबर 1901 में हुआ था। जर्मनी में जन्मे ये, ठीक है, नॉर्दर्न बावेरिया में। ठीक है, और उसके बाद ये म्यूनिच आ गए। अब इनके पिताजी भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और फैमिली में भी माहौल इस तरीके का था कि जितना हो सके पढ़ो। अब उस समय जर्मनी जो था, देखिए जर्मनी का इतिहास मैंने कवर किया है। मतलब ऑटो वैन बिस्मार्क की, ऑटोमॉन बोल दिया मैंने, बिस्मार्क की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया है। 1871 से लेकर 1918 तक आपको पता ही है, ये जर्मनी एक एम्पायर के रूप में उभरा। 1871 में जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, और बिस्मार्क ने 1871 में वॉर्स जीत के यूनिफाई कर दिया। इधर ऑस्ट्रिया को हरा दिया, इधर फ्रांस को हरा दिया, और यूनिफाई हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और ये 1918 तक चला। उसके बाद फिर वाइमर रिपब्लिक 1918 से लेकर 1933 तक, और 1933 में हिटलर आ गया। ठीक है, तो ये इस एरा में इनका जन्म हुआ था जब जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत था। ठीक है, अब यहां पे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो हाइजेनबर्ग के बहुत ही कम उम्र में बैठ गई थी। इन्होंने एक सोशल ग्रुप ज्वाइन किया था पाथ फाइंडर के नाम से। इस ग्रुप के लीडर भी बने थे ये एक तरीके से उन आइडिया को डिस्कस करता था जो मेटीरियलिस्टिक नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है। तो ओरिजिनली हाइजेनबर्ग जो थे, अगर आप उनको सोशलिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों, कैपिटलिज्म है, ये मटेरियलिज्म है, इन सबको हटाते थे, नकारते थे। सोशल एनवायरमेंट पे वो ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो ये पाथ फाइंडर, और ये जो पाथ फाइंडर ग्रुप था ताउम्र इनके साथ रहा, क्योंकि हाइजेनबर्ग को अपने साथ वाले लोगों के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद था। हर किसी को पसंद होता है। अगर किसी इंसान की मेंटालिटी मिलती है, सोने पे सुहागा, दोस्ती वो जिंदगी भर चलेगी। तो ये पाथ फाइंडर ग्रुप जो था, इसमें जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो सब, उनका जो दिमाग था वो हाइजेनबर्ग से मिलता जुलता था। उनके जो आइडियाज थे वो हाइजेनबर्ग से मिलते जुलते थे। तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और ये ताउम्र चला। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है दोस्तों 1919 में। 1914 में हाइजेनबर्ग तब बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, 12 साल के थे। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया, और 1919 में यह खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर वन पे सेपरेट लेक्चर है। तो यहां पे राष्ट्रवाद की भावना हर किसी में
बैठ गई। पहले से ही नेशनलिज्म की भावना तो जर्मनी में थी ही, अब और ज्यादा, क्योंकि जब जर्मनी हारा 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन की, और उसके बाद फिर जर्मनी को रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने पड़े कि जो भी युद्ध में तुमने नुकसान किया उसका पैसा दो। अमेरिका हालांकि लोन दे रहा था। तो यहां पे हाइजेनबर्ग और बहुत सारे जर्मन्स को बड़ी बेइज्जती लगी। हाइजेनबर्ग को बुरा बुरा लगा। हाइजेनबर्ग बुरे इंसान नहीं थे जिंदगी भर, भैया वो तो हमेशा कहते थे कि माहौल खराब है लेकिन जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा है। साइंस के लिए वो बोलते थे। आसपास की पॉलिटिक्स, उनके कहने का मतलब था कि जो आसपास की पॉलिटिक्स है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही नीचे लेवल की पॉलिटिक्स है, लेकिन जो काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो फिजिक्स में काम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसके ये यही दर्शाता है कि हाइजेनबर्ग अपने काम से बहुत प्यार करते थे, और वो देश से भी और ह्यूमैनिटी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इंसानियत को आगे रखते थे। लेकिन जब इंसानों का इतना बुरा हाल देख रहे थे वो जर्मनी में, ये इनको नागवार गुजरा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग थे, इसमें से एक हिटलर भी था। ठीक, तो हालात ऐसे हो गए कि हाइजेनबर्ग को हिटलर का साथ देना ही पड़ा। उनके पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं थी। अभी हम उस स्टोरी पे भी आते हैं। अब दोस्तों इनकी एजुकेशन शुरू होती है। अब देखिए कोइंसिडेंस कि वर्ल्ड वॉर वन इधर खत्म हुआ और वर्ल्ड वॉर वन के ठीक बाद इनकी एजुकेशन भी शुरू हुई। ठीक है, तो 1920 से लेकर 1923 तक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। फिजिक्स इनकी पहली चॉइस नहीं थी, इनको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है, ये मैथमेटिशियन बनना चाहते थे और इनके पिताजी ने पूरी कोशिश की कि इनको मैथ्स पढ़ाई जाए। इनके पिताजी उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन फर्डिनेंट वॉन लाइमैन के पास गए। अब वो 62 नहीं 67 ईयर्स के थे, 67 साल के थे। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग जब उनके पास गए तो फर्डिनेंट को ज्यादा पसंद नहीं आया, हाइजेनबर्ग इंप्रेस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, तो इनको मैथमेटिशियन तो ये नहीं बन पाया और मैथ्स में तो इनको एडमिशन मिला नहीं। हालांकि फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। फिजिक्स मैथ्स के बिना तो सॉल्व हो ही नहीं सकती ना, फिजिक्स का हथियार है मैथ्स। लेकिन मैथमेटिशियन एक अलग चीज होती है, कोर मैथमेटिक्स एक अलग चीज होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, दूसरा प्यार इनका, और बहुत अच्छा हुआ कि फिजिक्स इन्होंने पढ़ ली। फिजिक्स में इनका एडमिशन हुआ। अब जब फिजिक्स में ये मतलब फिजिक्स में इन्होंने एडमिशन लिया, तब भैया उस समय आर्नोल्ड सोमरफील्ड थे। ठीक है, आर्नोल्ड सोमरफील्ड के ग्रुप में ये चलेगा और आर्नोल्ड सोमरफील्ड ने इनको हाथों हाथ लिया। उस समय आर्नोल्ड सोमरफील्ड की जो उम्र थी वो 52 साल की थे। ठीक है, तो सोमरफील्ड आपको पता ही है सोमरफील्ड थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी को सोमरफील्ड ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो सोमरफील्ड के ग्रुप जब ग्रुप में आया हाइजेनबर्ग तो इनको बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि जो जो ग्रुप था, अगेन उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो थ्योरीज थी वो हाइजेनबर्ग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। तो हाइजेनबर्ग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, काम करने में मजा आया। और जब काम करने में मजा आती है तब तो फिर कमाल ही हो जाता है, इन्वेंशन फिर वही से होती है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में इन्होंने पढ़ना शुरू किया सोमरफील्ड के गाइडेंस में। ठीक, बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ इन्होंने काम किया। इसी दौरान नील बोर आए 1922 में। नील बोर आए, बोर से तो बहुत ही ज्यादा, नील बोर से तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने नील बोर्स के साथ काम भी किया, और जो नील बोर्स का फ्लॉ था उनकी थ्योरी में, जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, आपको पता ही है ना, एटॉमिक थ्योरी का भी एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, फिर इधर बोर्स आए, फिर हाइजेनबर्ग ने समझाया, तो ये पूरा एवोल्यूशन होता रहा है। सॉमरफील्ड आए, है ना। तो यहां पे बोर, जो नील बोर्स की थ्योरी है वो कमाल की है वैसे, मतलब उसमें भी फ्लॉज है, ऐसी बात नहीं है, एरर्स तो ही है। बाद में उसको जीमैन इफेक्ट और काफी चीजें, क्वांटम फिजिक्स फिर वहां से निकली, वो सब तो ठीक ही है यार, थ्योरी में कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। लेकिन बोर्स काफी एक्यूरेट उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एटम्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, क्या न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके से एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें, वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने समझा दिया था। तो नील बोर्स का नाम उस समय बहुत बड़ा था, और बोर्स आए, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। हाइजेनबर्ग बिल्कुल, ही वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे। तब उस समय तो यही था कि इनके साथ तो एक बार मुझे काम करना ही करना है। बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ इन्होंने काम किया। एल्बर्ट आइंस्टीन से इनकी कभी नहीं बनी। एल्बर्ट आइंस्टीन से हमेशा इनके ऑपोजिट व्यूज रहते थे। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी को ही चैलेंज कर दिया था हाइजेनबर्ग ने तो। ठीक है, अब देखिए 1923 में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट ले ली। ठीक है, सॉमरफील्ड के अंडर ही ये काम कर रहे थे, और 1923 में इन्होंने डॉक्टरेट ले ली। अब इनके हम एकेडमिक करियर पे नजर डालते हैं। एक बार पीएचडी हो गई ये प्रोफेसर, उसके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए उन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, एटम कैसे बिहेव करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स 1926 में डेवलप हो गई। इधर अर्नेस्ट श्रोडिंगर ने बता दिया
कि कैसे हमको एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, और वहां से फिर ये इसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हाइजेनबर्ग ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। मैट्रिक्स मेथड, बकायदा क्वांटम फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी, एटॉमिक थ्योरी जिसने पढ़ी होगी, उसमें मैट्रिक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे इन्होंने पेपर्स लिखे दोस्तों, जिसमें से 1925 का ये पेपर जो है। अच्छा, इसी दौरान दोस्तों 6 महीने के लिए इन्होंने नील्स बोर के साथ भी काम किया, नील्स बोर के साथ 1924 से लेकर 1925 तक नील्स बोर के साथ ये गए और वहां पे काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में। ठीक है, अब उसके बाद प्रोफेसर तो थे ही, पढ़ा ही रहे थे, साथ ही साथ यहां पे इन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश किए। ठीक है, और जब इन्होंने नील बोर्स के साथ काम किया, इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए थे ये कि नील बोर्स के असिस्टेंट हो गए थे, और कुछ टाइम तक ये कोपेनहेगन में भी पढ़ाते रहे। फिर इनका ये जो 1925 का पेपर था दोस्तों, ये कमाल था। ठीक है, इसमें रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एटम्स, आपको पता ही है कि जब भी ये जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, एज अ वेव भी बिहेव करते हैं। तो भैया उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। आसानी से उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैट्रिक्स मेथड से उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल होती थी, ये सब आसान कर दिया हाइजेनबर्ग ने। और इस पेपर ने बदल दिया इनका जीवन, क्योंकि ये पेपर सर्कुलेट हुआ, बड़ी तारीफ मिली। ठीक है, कोपेनहेगन में ही काम करते रहे, और उसके बाद यहीं पे इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डेवलप किया। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1927 में दोस्तों क्या हुआ, हाइजेनबर्ग जब इस पे काम कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी डेवलप हो ही चुकी थी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है। ये तो सही बात है, आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। हमेशा आपने देखा होगा अनसर्टेनिटी होती है हमेशा भैया जीवन में। यहां पे इधर हाइजेनबर्ग ने बता दिया कि जब पार्टिकल्स में सर्टेनिटी नहीं है तो जीवन में कहां से सर्टेनिटी आएगी। खैर, इन्होंने जीवन से इसको रिलेट नहीं किया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली एटम्स के लिए है। अब ये क्या बताता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक फाउंडेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बोर्स ने क्या बताया था, नील्स बोर ने बताया था कि ऐसा है भैया, जो ये न्यूक्लियस होता है आपको पता ही है। ठीक है, जो एटम का सेंट्रल कोर होता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आपको पता ही होगा। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल्स होते हैं, KLMN। अभी ऑर्बिटल्स का कोई कंसेप्ट नहीं आया है, ठीक है ना, अभी शेल्स KLMN। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। आप इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और वेलोसिटी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है आप ये समझिए। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को, मतलब मोमेंटम और उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वो खजाना है, अगर हमको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई, हम उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लें, तो समझ लीजिए हमारे पास खजाना मिल जाएगा, हमको खजाना हाथ लग गया। क्योंकि फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। और यही हाइजेनबर्ग ने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यही हाइजेनबर्ग ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल कि हम पोजीशन और वेलोसिटी जो है पता लगा लें किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये है मैथमेटिकली, ये है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 4 पाई। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या वैल्यू होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। प्लैंक्स कांस्टेंट से छोटा तो कुछ होता नहीं है। 6.63 इंटू 10⁻34 ये सबसे लोएस्ट लिमिट है। और डेल्टा एक्स क्या है, ये पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो रही है। डेल्टा मतलब क्या, चेंज, ये चेंज को करता है, इनिशियल यहां, फाइनल कहीं और डेल्टा पी ये क्या, पी मोमेंटम है। मास तो फिक्स रहता है, मास तो सर्टेन है भैया, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमको पता ही है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी ना पता है। वेलोसिटी सर्टेन है ही नहीं। यही बताया कि अगर हम इसकी पोजीशन को, मैं आपको चलिए एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं बहुत आसानी से। जैसे इलेक्ट्रॉन है, आप एक इलेक्ट्रॉन की बीम पास करवाइए इससे। ठीक है, अब जब आप एक इलेक्ट्रॉन की बीम पास करवाएंगे तो ठीक है, आपको इसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की बीम क्या एनर्जी देगा ना इस पार्टिकल को, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये और तेज भागेगा। यानी कि पोजीशन पता लग गई, अब इसको एनर्जी मिल गई, वेलोसिटी इंपॉसिबल, वेलोसिटी पता लग ही नहीं पाएगी। ठीक है,
अगर वेलोसिटी आप पता लगा लेंगे तो पोजीशन आप पता नहीं लगा सकते। तो दोनों चीजों को, वेलोसिटी और पोजीशन को साथ में पता लगाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये फ्लॉ है ना बोर की थ्योरी में। बोर ने बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे घूमते रहते हैं शेल्स में, ठीक है, लेकिन यहां पे तो उन्होंने कुछ और ही बता दिया। अगर शेल्स में यहां पे इसमें ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या है यहां पे, तो फिर हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को पता लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो ऐसा तो बोला नहीं, ठीक है। या तो एनर्जी स्टेट्स की बात होने लगी है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, और यही प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखी जाती है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन नॉर्मलाइज करके हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही तो निकालते हैं ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, अब हम सबसे पहले नॉर्मलाइज करते हैं, इसका पूरा मैथमेटिकल इंटीग्रेशन होता है, कैलकुलस से इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। ये पूरा रुकिए मैं फिर से बताता हूं, ये कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है यहां पे, तो इसको आप सबसे पहले नॉर्मलाइज, एक स्ट्रिप लीजिए, नॉर्मलाइज करिए कि यहां पे कहीं हो सकता है, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन के थ्रू। और ये कहां से आया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉन की, साइमल्टेनियसली नहीं पता लगा सकते, एक साथ नहीं पता लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी कहां है। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पता लगाओगे तो पोजीशन अनसर्टेन, पोजीशन पता लगाओगे तो वेलोसिटी अनसर्टेन। समझ रहे हो? तो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस पे डेरिवेशन पे फिलहाल हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यही बताया हाइजेनबर्ग ने। तो यहीं से ही क्वांटम, जहां प्रोबेबिलिटी आ गई वहां क्वांटम मैकेनिक्स। और दोस्तों आपको पता ही है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में दो बेसिक फाउंडेशंस है, एक तो डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। और उसके बाद ये डी ब्रॉगली फॉर्मूला है, मतलब जो पार्टिकल है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, और एक है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यही दो बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर स्क्रॉडिंगर ने तो खैर पूरी इक्वेशन ही बना दी, वहां से पूरा वेव फंक्शन निकल जाता है, ठीक। तो ये चीज है, हाइजेनबर्ग ने ये जो प्रिंसिपल दिया, ये लैंडमार्क था क्वांटम मैकेनिक्स का, यहां से डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद 1933 में इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन भले ही इनको, मतलब दोनों की सहमति नहीं होती थी, आर्गुमेंट करते रहते थे, लेकिन बहुत पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही हाइजेनबर्ग को, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मतलब दोस्ती थे इनफैक्ट, अब दोस्त में आर्गुमेंट होते ही हैं, इनको नोबेल प्राइज के लिए भेजा कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये पेपर जो है वो लिप्जिग में पब्लिश हुआ, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म पे इन्होंने काम किया, पॉली के साथ इन्होंने काम किया, बहुत सारे दोस्तों हर जगह इन्होंने काम किया है, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। उसके बाद 1929 में ये जापान, भारत, अमेरिका, चाइना, यूरोप, हर जगह घूमे, हर जगह लेक्चर दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने इनको नॉमिनेट किया, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होते थे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अच्छा मैं आपको हाँ वो बता रहा था कि जो पार्टिकल है वो ऐसा वेव भी, देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन का क्या कहना था, और बहुत तगड़ी बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही। एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कहना था कि भैया देखो इस दुनिया में सब कुछ इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है, ठीक है। तो ये वेव जो होती हैं, ठीक है, ये अगर हम इनको पता लगा ले, इनकी इक्वेशन बना ले, ठीक है, तो हम पास्ट फ्यूचर सब देख सकते हैं, ठीक है ना। इनका भी जनरेशन का कोई पॉइंट रहा होगा, इसीलिए तो एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो क्या करती है, वो पास्ट और फ्यूचर में ले जाती है ना। तो एक तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया कि हम टाइम मशीन बना सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो इक्वेशंस के थ्रू ही हो रहा है, हर चीज के इक्वेशन है और उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैथमेटिकली निकाला जा सकता है, आपको पता है कि नहीं। इस दुनिया में जितना भी कोई भी टेंशन ले रहा है उसको भी मैथमेटिकली सॉल्व करके हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स, ठीक है। मैथ्स और म्यूजिक से ही भैया आप यूनिवर्स को समझ सकते हैं, मैथ्स से तो पूरे यूनिवर्स को समझा ही जाता है। ये चीज आप समझे कि नहीं। चलिए अब हम हाइजेनबर्ग से वापस आते हैं। वैसे बता दो हाइजेनबर्ग एक म्यूजिशियन भी बहुत थे, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग एक मैथ्स भी बहुत बढ़िया आती थी और म्यूजिक भी बहुत पसंद था हाइजेनबर्ग को। खाली टाइम में पियानो बहुत बढ़िया बजाते थे, क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो 1933 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब 1933 में ही देखिए फिर से कोइंसिडेंस, 1933 में ही हिटलर आ गया,
नेजी पार्टी आ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इधर हाइजेनबर्ग बहुत ज्यादा हिटलर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जर्मनी को तो वो जान से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन हिटलर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अब हिटलर के जो लोग थे वो भैया आर्यन रेस को मानते थे। हिटलर पूरा आर्यन रेस को मानता था, और जो भी आर्यन रेस से नीचे था मारो उसको। यहां तक कि साइंस में भी हिटलर का हस्तक्षेप हो गया। देखिए लिप्जिग जो था उस समय जर्मनी जर्मनी जो था वो हब था, एकेडमिशियंस का हब था। दुनिया में सबसे बढ़िया पढ़ाई जर्मनी में होती थी। समझ रहे हैं? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बहुत सारे फायदे थे। जर्मनी एक इंटेलेक्चुअल हब, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहां पे आके पढ़ते थे, है ना? तो ये इंटेलेक्चुअल हब था। लेकिन जब हिटलर आया, हिटलर ने सब बदल दिया। यहां पे वो लोग, वो साइंटिस्ट जो, एक तो जो ज्यूज थे, ज्यूज यहां पे रहते थे, रिसर्च करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन भी ज्यू थे, ठीक है। वो साइंटिस्ट, वो ज्यू साइंटिस्ट जो हिटलर को पसंद, हिटलर तो ज्यू से नफरत करता था, उनको तो हटा दो, जान से मार दो। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स को रातों रात भागना पड़ा जो हिटलर से सहमत नहीं थे। उन साइंटिस्टों के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ। हिटलर की सरकार ने बहुत हमला किया। और ऐसा होता है दोस्तों, जब हद से ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, जैसे हिटलर एक्सट्रीम राइट था, ठीक है, डिक्टेटर था, तो लोग जो है वो आपकी हां में हां मिलाने लगते हैं। हिटलर के साथ भी ऐसा ही हुआ। साइंटिस्ट जो थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट हिटलर की हां में हां मिलाने लगे, और जो लोग आजाद ख्यालों के थे उनको अटैक करने लगे, जिसमें सॉमरफील्ड भी नपे। सॉमरफील्ड रिटायर होने वाले थे, और यहां पे सॉमरफील्ड पे भर भर के अटैक किए। हाइजेनबर्ग पे भी भर भर के अटैक किया। हालांकि हेनरिक हैमलर से हाइजेनबर्ग के अच्छे रिश्ते थे, ठीक है, प्रोफेशनल क्या, यहां पे फैमिली रिलेशंस थे, लेकिन उसके बावजूद हाइजेनबर्ग इससे बच नहीं पाए। तो हाइजेनबर्ग को बहुत कोसा, इसीलिए हाइजेनबर्ग ने इस समय बोला था कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, लेकिन जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नेजी आइडियोलॉजी के थे, अब जिसमें जोहानेस स्टार्क, बताइए, स्टार्क इफेक्ट, जोहानेस स्टार्क, फिलिप लेनर्ड, ये सब नोबेल प्राइज विनर थे। और ये सब क्या बोल रहे थे कि जो नॉन ज्यूज हैं, जो ये क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी है, ये सब ज्यूइश फिजिक्स है, इनको हटाओ। बताइए, ये बोल रहे हैं साइंटिस्ट, आप विश्वास करेंगे? मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन ज्यू थे, उनको हटाओ, खत्म करो उन्हें, रिलेटिविटी हटाओ, हटाओ यहां पे। तो एक इंसान ने इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि सच्चाई को भी ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका खामियाजा हाइजेनबर्ग को भी भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों तभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है, 1939 तक पूरा ये अटैक चला दोस्तों। ड्यूस्टेच फिजिक्स ने, ठीक है, जो एक सोसाइटी थी और जो हिटलर के कंट्रोल में थी, एसएस के कंट्रोल में थी, बहुत अटैक किया हाइजेनबर्ग पे। ढेर सारे कॉलम आर्टिकल्स पब्लिश होते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि 1938 में ऑटो हान ने यह दिखा दिया कि अगर आप यूरेनियम को तोड़ो, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन बरसाओ, तो बेरियम क्रिप्टॉन मिलता है। अब ये मैंने क्या बोला? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज सक्सेसफुल। इसका मतलब यूरेनियम से हम बहुत सारी एनर्जी निकाल सकते हैं, जिससे हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं। कुल मिला के ये था। हिटलर एकदम खुशी के मारे पागल। देखो क्या चल रहा है उस समय, ध्यान से। 1939 जर्मनी रीऑर्गेनाइज हो गया। जर्मनी हद से ज्यादा ताकतवर हो गया था, बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। ऊपर से हिटलर को यह न्यूज मिल गई हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं हिटलर ने क्या सोचा होगा। हिटलर ने सोचा कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, है ना। हिटलर ने तुरंत बोला कि ऐसा है, पूरा एक नया डिपार्टमेंट बनाओ, लेबोरेटरी सेटअप करो, एटम बॉम्ब बनाओ। अभी तक अमेरिका को कुछ नहीं पता है, और यहां पे वेपन वॉर शुरू हो गया। और इधर हाइजेनबर्ग को बुलाया गया, और हाइजेनबर्ग क्वांटम फिजिसिस्ट थे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाइजेनबर्ग एटॉमिक मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं समझते थे, या उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहां पे हाइजेनबर्ग को बुलाया और बोला कि बेटा लग जाओ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके एटम बॉम्ब बना लो। और ये जो फिजन रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली इसको करके दिखा दिया गया था 1939, 13 जनवरी 1939, ठीक है, 7 महीने पहले वॉर के। क्योंकि सितंबर में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, ठीक है। अब इधर जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया 1 सितंबर 1939 में, और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया। तो टाइमिंग आप देखिए, हाइजेनबर्ग लगे हुए हैं, है ना। 1942 आते आते अमेरिका वॉर में, और यहीं पे ही दोस्तों एक बहुत बड़ी या टर्न अराउंड हो गया। एल्बर्ट आइंस्टीन को पता चल गया, हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन के एक सहायक को पता चला था, एक दूसरे साइंटिस्ट को पता चला था। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को मनाया
कि सर आप ऐसा करो, आप फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को एक लेटर लिखो कि जर्मनी न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू उसने किया हुआ है और वो एटम बॉम्ब बना रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बकायदा फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट को लेटर लिखा। और दोस्तों ये तो खुशकिस्मती थी कि एटम बॉम्ब टाइम पे डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि 1939 में प्रोग्राम शुरू हुआ है, 3 साल हो गए, अभी तक अमेरिका को पता भी नहीं चला। हाइजेनबर्ग अभी तक एटम बॉम्ब बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। अगर वो सफल हो गए होते तो बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन इधर 1942 में रूजवेल्ट को पता चला और मैनहट्टन प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया। ओपेनहाइमर को बुला लिया। अब दो साइंटिस्टों के बीच में लड़ाई। अब दोनों की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, ओपेनहाइमर की भी और हाइजेनबर्ग की भी। ओपेनहाइमर की अच्छी बात यह थी कि उन्होंने गीता पढ़ ली थी। बिल्कुल, उन्होंने भागवत गीता पढ़ी थी। ठीक है, भागवत गीता से ही उन्होंने 1933 में ओपेनहाइमर जो है संस्कृत पढ़ने लगे थे। उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो पूरी भागवत गीता पढ़ डाली। यहां तक जब न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ था तब उन्होंने भागवत गीता का श्लोक याद किया था। ठीक है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, और ये बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह बताते हैं ओपेनहाइमर। ठीक है, तो उनकी बायोग्राफी आप देखिएगा। तो ओपेनहाइमर लग गए। ओपेनहाइमर के साथ बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट काम कर रहे थे, रिचर्ड फाइनमैन जैसे, हैंस बेथे जैसे साइंटिस्ट, सब इनके साथ थे। ठीक है, 1946 में, मतलब 45 आते आते जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और 1945 दोस्तों जर्मनी वॉर हार रहा था। हाइजेनबर्ग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि कुछ करो। ठीक है, हाइजेनबर्ग कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लगे हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं, एटम बॉम्ब वो नहीं बना पा रहे थे। और वक्त अब बहुत चला भी हाथ से गया था। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं। बोला जाता है कि जर्मनी ने फंडिंग बहुत अच्छे से नहीं की। ठीक है, या हाइजेनबर्ग समझ ही नहीं पाए, या हाइजेनबर्ग के पास बहुत अच्छी साइंटिस्ट की टीम नहीं थी, इसलिए ये नहीं हो पाया। लेकिन जो भी हो, हाइजेनबर्ग इसको बनाने में नाकामयाब रहे। समझ रहे हैं? तो 1945 जब आया दोस्तों, 1945 आते आते हम देखते हैं कि इधर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर लिया, और फिर जर्मनी के पास यही लास्ट चांस था। जर्मनी के पास यही लास्ट चांस था कि कुछ भी करके एटम बॉम्ब अगर हम बना लेते हैं तभी हम ये वॉर को जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समझ रहे हैं? एक मोबर्ग थे। ठीक है, मोबर्ग एक अमेरिका के एजेंट थे। जब हाइजेनबर्ग क्लास लेते थे तो मोबर्ग को वहां पे बैठाया जाता था। मोबर्ग को यह काम दिया गया था कि अगर हाइजेनबर्ग, मतलब उनकी प्रोग्रेस पे रिपोर्ट रखो। ठीक है, अगर तुमको पता चल गया कि हाइजेनबर्ग ने एटम बॉम्ब बना लिया तो वही मार दो उन्हें, पिस्टल लो वही मार दो। लेकिन मोबर्ग को जरूरत ही नहीं पड़ी पिस्टल निकालने की, क्योंकि हाइजेनबर्ग बॉम्ब बना ही नहीं पाए थे। 1945 में अमेरिका ने टेस्ट कर लिया, जर्मनी की हार हुई, जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे यह बॉम्ब फोड़ दिया गया। उसके बाद दोस्तों पोस्ट वॉर हाइजेनबर्ग की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब ऐसा हुआ दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो सारे जितने साइंटिस्ट थे सबके ऊपर मुकदमा भी चला, जिन्होंने हिटलर का साथ दिया। हाइजेनबर्ग बच गए। हाइजेनबर्ग चले गए इंग्लैंड। ठीक है, वहां रहे। वर्ल्ड वॉर, मतलब पोस्ट वॉर में हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, भाई हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। हाइजेनबर्ग आए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में उन्होंने लेक्चर दिया। सर्न बनाया, ठीक है, एक्सेलरेटर बनाया बहुत बड़ा, जहां पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को डेवलप किया गया। ठीक है ना, पीटर हिग्स ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो 1953 में सर्न बनाया इन्होंने जर्मनी की तरफ से। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, बीच में जर्मन जो एक वॉल बाद में क्रिएट हो जाएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद पोस्ट वॉर एक्टिविटीज की बात करें दोस्तों, तो हाइजेनबर्ग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाया, बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ काम किया, पेपर्स लिखे। और फिर हम देखते हैं कि 1976 में इनका देहांत हुआ। 1976 आते आते इनका देहांत हो गया, 1 फरवरी 1976 में। 1971 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ठीक है ना, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, साथ ही साथ मेमोइर्स भी पब्लिश किए। ठीक है, तो ये चीज है। ये लेक्चर था हाइजेनबर्ग पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।